हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम पास करवाने की बहुत जल्दी में है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उसको हुकूमत के मुख्तलिफ लोग तो बता रहे हैं कि आइन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी आप तफसील पढ़ें तो बज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कायम करने के लिए ये तरमीम तजवीज़ की जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी यही बार बार कहा जाता था कि अदालती निज़ाम की इस्लाह करनी है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और बंदयाल जैसे जो जजेज़ हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बुरा हाल कर दिया, अब हमने अदालत को ठीक करना है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिश ये हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो आइनी बेंच बनाया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस थी, जो रहनी चाहिए थी एक आला अदालत के पास इख्तियार और ताकत, वो हमने मुकम्मल तौर पर सलब कर लिया। इसी तरीके से 191 की जो प्रोविजंस थी उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। अब इस तरमीम 27वीं के अंदर फर्दर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दिल के बहुत करीब था। ये वो उस वक्त की अदालतों को कहती थी कि चमक के तहत फ़ैसले करती हैं, कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। और उस वक्त वो कैंगरू कोर्ट्स इसलिए कहती थी कि आईजीआई और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड ग्रुप्स थे उसके तहत वो फ़ैसले ऐसे अदालतों से आते थे कि पीपल्स पार्टी को रगड़ा लग जाता था। और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के जिस ज़माने में करीब होते थे, क्योंकि 2-2, 3-3 साल के साइकिल थे, कभी वो करीब होते थे, कभी वो जेल में या पाकिस्तान से बाहर होते थे, तो उस वक्त उनको वो अदालतें सपोर्ट करती थी। तो वो कैंगरू कोर्ट्स उसको भी उन अदालतों को कहती थी। उस वक्त आइनी अदालतों का भी तस्वर वो लेकर आई कि ये होना चाहिए ताकि एक आम आदमी तक इंसाफ मिले, जो असल केसेस हैं वो सुने जा सकें। लेकिन आजकल की सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत आगे जा चुकी है। एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा अभी कहना बहुत ही कबलस वक्त है। इसी तरीके से आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम तजवीज़ की जा रही है, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी आई थी। पीटीआई उससे बहुत शोर मचाया। मौलाना फजल रहमान जो थे उनके यहाँ बैठक सजती रही। मौलाना ने उस वक्त अच्छा प्ले किया, लेकिन एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाकर मौलाना को भी मैसेज दिया गया कि या तो फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ हम तुम्हारे बगैर ही ये तरमीम पास कर लेंगे। 1 या 2 बंदे चाहिए तो वो कि JUI के हों या किसी और पार्टी के हों, वो मैनेज किए जा सकते हैं तो तरमीम पास हो जाएगी। तो मौलाना साहब अल्टीमेटली जो थे वो उस हार्ड लाइन से पीछे हट गए। पीटीआई वाले बार बार इमरान खान की इजाज़तनामा लेने जाते थे। पीटीआई ने उसके ऊपर बहुत अच्छी सियासत नहीं की। उन्हें पब्लिकली कुछ इश्यूज़ के ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए थी, जिसमें आइनी बेंच के ऊपर भी उन्हें पोजीशन इख्तियार करते हुए अंदर एक फ्रीक बनना चाहिए था। लेकिन वो पहले तो मुशावरत में शामिल रहे, मौलाना के ज़रिए मिलते भी रहे, आते भी रहे, जाते भी रहे, फाइनल स्टेज पर पीछे हट गए। अब शायद उनका वो वेट नहीं होगा। वेट इसलिए नहीं होगा कि हुकूमत उसके बगैर ये तरमीम कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी पास करवा के आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है? मैं पहले भी बार बार चीज़ एक दोहराता हूँ, आज फिर दोहराऊँगा कि NFC अवार्ड जो इसी तरमीम के अंदर एक हिस्सा है, वो आज कर लें, 6 माह बाद कर लें, साल बाद कर लें, वो हमें करना पड़ेगा, नागुज़ीर है। करना क्यों पड़ेगा कि आपने सूबों को वसाइल इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि वो कचरे के डब्बे के ऊपर भी अपनी तस्वीरें छाप के वो पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वफाक की पोजीशन ये है कि जो डेट सर्विसिंग और डिफेंस का ख़र्चा है वो हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जितना ज़्यादा हमारा बजट डेफिसिट हर साल होता है, उतने ज़्यादा हम बैंकों से कर्ज़ा उठाते हैं। 7-8 हज़ार अरब रुपया हर साल हम बैंकों से उठाते हैं, 10-12 हज़ार अरब रुपया सूद की मद में अदायगी करते हैं। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो वफाक को हमेशा कंगाल करके रखेगा और सूबों के पास अज़ाफ़ी वसाइल होंगे जिसकी वो क्वालिटी स्पेंडिंग नहीं कर रहे। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है, और उसको आप टाल भी नहीं सकेंगे। आपको नहीं करेंगे तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनली कितनी दफ़ा कौमें आएंगी या IMF या वर्ल्ड बैंक के पास आप जाएंगे और आपको बेल आउट करेगा। लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिसमें अदालतों की आज़ादी शामिल हो, 243 की जो प्रोविजन शामिल हो, इसके ऊपर ऐसे इश्यूज़ हैं जब तक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो, आप कर तो गुजर सकते हैं, कर गुजरेंगे आप, लेकिन क्या आप संभाल पाएंगे उसके बाद, ये एक बड़ा सवाल है। तो जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं स्टूडियोज़ में, उनसे पूछे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ PTI को कट टू साइज़ भी किया जा रहा है और PTI के अंदर से ही एक नई किंग्स पार्टी भी सामने आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। सारा कुछ इसी महीने होगा और हमारे सामने महीने के आखिर के अंदर एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें पता चलेगा कि सियासत पहले से महफूज हुई है या पहले से ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जल्दी तरमीम आएगी 27वीं और हम पार्लियामेंट के जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने वैसे पहले क्लैरिफाई कर दिया, आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही आएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। ट्वीट मैंने भी
देखी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज पे बात हुई है। जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया विच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। बेहतर होगा कि हम उसको पहले इस हाउस में ले आए। तो मैं अश्योर करता हूं जी, जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो मैं गुजारिश करूंगा, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए, दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। खोखर साहब, जो 26 आईनी तरमीम के वक्त एक लतीफ़ा था कि लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि ड्राफ्ट किधर है, तो उन्होंने कहा भी मैंने देखा नहीं। तो आई होप कि अभी तारड़ साहब जो है दोबारा ये बात ना कह दें कि मैंने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट आ जाए फिर बात करूंगा। देखिए, जो मलिक साहब हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है या जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में, उनके पास कितनी स्पेस है, उनके पास कितनी लिबर्टी है आज़ादाना फैसले करने की, ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं हुकूमत में इन इलेक्शंस में, जो उन्हें फॉर्म 47 पकड़ाए गए, उन्होंने इसके नतीजे में उनके पास कोई स्पेस नहीं बची। उनको जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस मनोअन फॉलो करनी है। ड्यू प्रोसेस का इसहाक डार साहब का आपने क्लिप सुनाया, कौन सा ड्यू प्रोसेस के जहां पर पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल तो है ही है। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे, उसके अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। लिख के अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को दे रखा है कि जनाब ये अक्सरियत है हमारे पास, अल्लामा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई साहब, लेकिन नहीं है। और इस माहौल में कि जहां पे अपोजिशन लीडर्स का ओहदा खाली है, वहां पर हुकूमत कहती है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। तो हम बुनियादी तौर पर जो चीज इस मुल्क में नहीं अप्रिशिएट करते, वो किसी भी चीज की इखलाकी हैसियत है। कवानीन की, पार्लियामान की जब तक इखलाकी हैसियत नहीं होगी, लोग नहीं तस्लीम करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। आप वक्ती तौर पर तो उनको नाफिज कर सकते हैं, वक्ती तौर पर लोगों के गले के से नीचे उनको गुजार सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन इवेंचुअली ये चीजें अंडू होनी है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देख लें, उस वक्त हमें यह बताया गया, पाकिस्तान के सामने यह मुकदमा बनाया गया कि जी इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आज एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई है अदलिया के ऊपर, उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और ये जो बिलावल साहब ने जो ट्वीट की, इसके अंदर 7 चीजों का उन्होंने जिक्र किया जी। प्रॉब्लम में है उमर चीमा और शिबली फराज अच्छे चेहरे हैं, तो जेल में क्यों है? देखिए, वो तो अब उनको अपना केस फाइट करना है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कई दफ़ा आप अगर मुझसे आप पूछें 15-16 साल की जो लाइफ उनके साथ मैंने गुजारी है, मैं तो शिबली फराज को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ और उमर चीमा को भी मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आदमी समझता हूँ। इसमें मेरी दो राय नहीं है इसके अंदर। सर फिर उनको छोड़ देना चाहिए ना? देखिए सर, मेरा ख्याल है जब ट्रायल होगा तो उनको छूट जाना चाहिए। तो ट्रायल होगा तो तब 2 साल से तो बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, ट्रायल करवा दें। उनका क्या है? 14 साल जदाई साहब ही रहे थे, ट्रायल हो गए हैं, सजाएं हो गई हैं 10 साल, और सजाएं जिस एविडेंस की बुनियाद पे हुई है, सॉरी पुलिस वाले, कि वो एक पुलिस वाला छुपा हुआ था मेज के नीचे और उसने सारी साजिश सुनी और उसकी बुनियाद पे सजाएं हो गई। सर वो तो ये अगर एविडेंस होगी, देखिए प्रोसिक्यूशन जो थी उसके ऊपर एतराज, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन हुई है 9 मई को बहाना बनाकर इतने लोगों के साथ प्रोसिक्यूशन हुई है कि जिसके बाद फिर उसकी जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती। अभी भी मेरे भाई ने जो बात की कि जी फेंटे के लिए तैयार रहे, ये पाकिस्तान के अंदर ये जो अब एक कल्चर बन गया है कि जिसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मेरे हाथ में डंडा हो और मैं अपने मुखालिफ का बस फेंटे पे फेंटा लगाऊं। ये दायरों का वो सफर है। 90 की दिहाई के अंदर हमने ये फेंटे वाली सियासत देखी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे। हमने सियासत को वापस अपनी जगह पर लेकर आना है और उसके लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिसमें हम फेंटे वाली गुफ्तगू से बचे। सर नहीं, जिसके अंदर नहीं बच सकते। अगर नहीं बच सकते और फिर सारा निजाम, फ्रैंकली आज ये जितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 की जो बातें हो रही हैं उसके 2 हिस्से हैं मलिक साहब। सर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये 3 जमातें बराबर की 33% तीनों का हिस्सा दे दें तो 99% इनके हिस्से में आएगा। तीनों बराबर की इस फेंटे वाली सियासत की जिम्मेदार है। तो ये अपना रवैया बदलना पड़ेगा ना। और 2 जमातों ने तो इसकी कीमत जब अदा की तो उसके बाद वो 2006 में बैठे और उन्होंने आपस में एक सुधरे नहीं, ये बात ठीक है। वो दोनों जमातें, नून वोट को इज्जत दो, मिसाक जमहूरियत, पीपल्स पार्टी, सारे पीछे हट गए।
अगर आज हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हम सियासी मुखालिफ आपस में जरूर रहेंगे लेकिन सियासी दुश्मन नहीं बनेंगे, यही फॉर्मूला है। इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आज मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है, इस टर्मोइल की वजह से आपके लोग जवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी दगरगू हालत में, आपके पास बेरोजगारी की इंतहा है। ये पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक नहीं खत्म करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके मुल्क में। फॉरेन कंपनीज आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको छोड़ के जा रही हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसके अंदर पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अपने मुल्क में क्यों नहीं? सर वो तो एक फंडामेंटल अब ये रियलिटी है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ए वायबल बिजनेस, क्योंकि आपकी एनर्जी की कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है, टैक्स रेट्स इतना ऊपर तो ये चले सारा इसी वजह से है ना मलिक साहब कि हम पाए का साइज नहीं बड़ा कर सक रहे। अभी अगर हम एनएफसी की बात करते हैं जो कि 27वीं तरमीम का हिस्सा है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज वफाक ने अगर अपना मुकदमा सूबों के सामने रखना है तो वफाक पहले ये बताए अपनी शाखर्चियां कम की हैं, सदर हाउस का खर्चा बढ़ जाए, वजीर आजम का हाउस का बजट बढ़ जाए, स्पीकर की तनख्वाह बढ़ जाए, चेयरमैन सेनेट की बढ़ जाए, वुजरा की तनख्वाहें बढ़ जाए, पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ जाए, आप 1000 अरब रुपए से ऊपर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में जाया कर दें और फिर कहें ओ नहीं हमारे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो सूबों का हिस्सा भी ले लो उनसे, ये बात कोई नहीं मानेगा। आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा कि आप फिस्कल डिसिप्लिन के लाने के लिए सीरियस हैं। आप बैंकों से कर्जा लेना छोड़ें, वो आप खत्म कर नहीं रहे। कोई बड़ी रिफॉर्म इनिशिएटिव ले ही नहीं सकी हुकूमत, रिफॉर्म है ही नहीं और वो कर भी नहीं सकेंगे। और फिर जो बाकी मानदा जो निजाम है उसके अंदर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। अब ये जो 3 बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फिर उसके साथ जो जुड़ी बात है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट के, और फिर उसके साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी जो है ये अंग्रेज के दौर का कानून था। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी में होगा क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को इख्तियार मिल जाएगा? इख्तियार मिल जाएगा कि किसी भी शख्स को अंदर कर दें। बिल्कुल। अंग्रेज के दौर के अंदर यह कानून था कि क्योंकि उन्होंने एक रियाया के ऊपर हुकूमत करनी थी, तो रियाया को किसी भी वक्त कोई शख्स भी अगर कोई बात ऐसी करता है जो ताजे बरतानिया के लिए मुवाफिक नहीं है तो उसको अंदर कर दें। तो हम रियाया तो नहीं है। और आपका आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है कि किसी इदारे के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो मतलब अनान बन जाए। सेपरेशन ऑफ पावर्स को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 175(3) है। यह भी सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे हारून साहब, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के हवाले से यही बात की। फिर आप जब ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स करेंगे जजेस की, उनको डीसी एसी की तरह उठा के किसी को क्वेटा फेंकेंगे, किसी को आप पेशावर फेंकेंगे, तो उसको तो हर वक्त यही धड़का लगा रहेगा कि ये मेरे साथ होगा क्या, तो मैंने तो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं देना। सर, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डगड़ा लगाने के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं मलिक साहब। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 70 साल उम्र रख रहे हैं, टेम्पटेशन क्रिएट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जजेस के लिए कि आप रिटायरमेंट के बाद 5 साल आपके लिए मजीद तैयार हैं जनाब हमारे खिलाफ, लेकिन फैसला नहीं देना।